चलिए आज आप लोगों का सीडीपी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, एक्सेप्शनल चाइल्ड करवाएंगे आज हम लोग का क्या बोलेगा? संज्ञानात्मक। एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, उनको एक्सेप्शनल चाइल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन ही निकाल रहे थे हम। यहाँ पे मेरा मोबाइल काम करना बफरिंग कर रहा है, खुल नहीं रहा। यहाँ वाला उस दिन सर कनेक्ट किए थे तो कैसे ऑन किए थे? हाँ, वाईफाई ऑन कर रहे हैं। कनेक्ट होगा चलिए, अभी तक आप लोग को कुछ भी जो कुछ भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले, इसके बाद हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक पे चलेंगे। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्या आंसर दी? शैशवावस्था। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। इतना पढ़ा के हम शैशवा किसको कहा जाता है? खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? बाल अवस्था। उत्तर पूर्व वाली अवस्था में। हाँ, निशान जी आप जब भी बोलते हैं तो उत्तर पूर्व बाल्यावस्था दोनों को ऐड करके बोलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था अलग सॉरी है, मैम। पूर्व बाल। तो क्या होगा? दोनों में से क्या होगा? जी मैम, खिलौनों की वो उत्तर उत्तर वाली अवस्था मैम। उत्तर बाल्यावस्था होगा क्या गायत्री जी? यस मैम। पूजा जी? यस मैम। सब कोई को आंसर यही पता है? उत्तर उत्तर बाल्यावस्था खिलौनों की आयु। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक की अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था का एज क्या है? मैम जो 3 से हाँ 5 वर्ष मैम। नहीं सॉरी मैम, गया सारा। नहीं 6 सॉरी से मैम, 12 6 है से मैम। 12 है मैम। 6 से 12। तो जी मैम। 6 से 12 वर्ष के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं? लॉजिकली सोचिए ना। नो शैशवावस्था के मैम। बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, खिलौनों को उठा के पटकते हैं, उसको जांचने परखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या उत्तर इसमें बाल्यावस्था के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं? जी मैम, आप मैम पूर्व पूर्व वाली अवस्था में बाल्यावस्था मैम होगा। बताए थे कि तोड़ते हैं ना। शैशवावस्था में ना, उसमें वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, उसको मुंह में लेते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था, जी मैम, कौन सी अवस्था? पूर्व पूर्व वाली अवस्था। बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उनका अपना एक ग्रुप सर्कल बन जाता है, वो ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उस समय वो खिलौनों से नहीं खेलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बताइए क्या चिंतन मैम। नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। क्योंकि उत्तर वाले हम लोग के शैशवावस्था के बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, खिलौनों को उठा के पटक के देखते हैं, क्यों? उनमें जिज्ञासा होती है उसको जानने की। ठीक है, शैशवावस्था के बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते भी हैं और सीखने की प्रक्रिया इनमें तीव्र होती है, चाहे वो शारीरिक तीव्रता हो चाहे मानसिक, हर चीज में क्या होती है? बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। क्या होता है? चिंतन प्रक्रिया बालकों में नहीं होती है। ये किस अवस्था में आती है चिंतन प्रक्रिया?
शैशवावस्था में बच्चे चिंतन करने लगते हैं। नो मैम। किशोरावस्था में बच्चे चिंतन करने लगते हैं। चलिए बताइए, बाल्यावस्था की आयु क्या है? केवल बाल्यावस्था पूछ रहा है। बाल्यावस्था की आयु क्या है? ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, या ये सभी। 12 क्या वर्ष होगा? तक मैम। बाल्यावस्था की आयु क्या है? 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या सर्वांगीण आजीविका विकास में। कमाना, जिसमें बच्चों का हर एक तरह से डेवलपमेंट हो, वो हम लोग का क्या होता है? शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। केवल दिमाग का विकास करवाना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। फिजिकली, मेंटली हर चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, केवल पढ़ना और लिखना सिखाना भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, और केवल आजीविका कमाने के लिए शिक्षा देना यह भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, या चेतना अनुभूति का अध्ययन। सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाए थे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, ठीक है, मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, या फिर चेतना अनुभूति का अध्ययन। क्या होगा ऑप्शन? सही ऑप्शन चेतना का और चेतना का। हम लोग क्या पढ़े थे साइकोलॉजी में? हम लोग क्या पढ़े थे कि वो चीजें, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? कि वो चीजें जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके, परख सके, छू सके, जांच सके, उसका ना अध्ययन करना है। आत्मा का अध्ययन को बताया गया प्लूटो और अरस्तू के द्वारा, उसको अस्वीकार कर दिया गया। मन का अध्ययन बताया गया, मनोवैज्ञानिकों ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। चेतना और अनुभूति का अध्ययन बताया गया, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि विज्ञान क्या मानता है? साक्ष्य मानता है, प्रमाण मानता है। तब अंत में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किसका अध्ययन बताया? व्यवहार का अध्ययन। बालक कैसे दौड़ते हैं, बोलते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे किसी की बातों का अनुकरण करते हैं, इसको ना बोला गया। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? व्यवहार का अध्ययन मैम। अगला क्वेश्चन है, सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा बोल रहा है विकास हमेशा एक रेखीय होता है। तीसरा बोल रहा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और चौथा बोल रहा है सभी विकास का दर समान नहीं होता है। अब बताओ कौन सा है? फिर बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, विकास का सिद्धांत है, पहला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। दूसरा बोल रहा है विकास हमेशा एक रेखीय होता है। तीसरा बोल रहा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और चौथा बोल रहा है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बताइए सेकंड कौन सा? ऑप्शन मैम। सेकंड ऑप्शन है विकास हमेशा एक रेखीय होता है। यस मैम, वही होगा। यही होगा। विकास कभी भी एक रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास वर्तुलाकार होता है, विकास एक रेखीय नहीं होता है। ये विकास का सिद्धांत में हम आप लोगों को बताए हैं। हम आप लोगों को ये भी बताया है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा होता है, एक पक्ष प्रभावित होगा तो दूसरा पक्ष भी। आप उसमें बोल रहे हैं नहीं होती है, आप बोल रहे हैं उसमें। हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, यहाँ पे बोल रहा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती है। अगर यहाँ नहीं रहता, नहीं हट गया रहता, तब वो सही था मैम। जी मैम। लेकिन यहाँ पे तो नहीं दे दिया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। विकास हमेशा एक रेखीय होता है, ये गलत है। विकास वर्तुलाकार होता है, ये भी कट गया। अगला बोल रहा है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सही है? नहीं मैम, ये सतत चलने वाली सतत मरनों तक चलता है। हाँ, अगला है हम लोग का फोर्थ नंबर ऑप्शन, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ये ऑप्शन सही है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, हम सही बोले है। थे विकास के प्रारूप सभी का अलग अलग होता है मैम। हाँ, हम और आप हर किसी का विकास दर एक ही है। हम दोनों का विकास दर एक जैसा नहीं होगा।
आपका बुद्धि सोचने की क्षमता बुद्धि अलग होगी, हमारे सोचने की क्षमता बुद्धि होगी, हमारा खाने की कैपेसिटी अलग होगी, आपका खाने का कैपेसिटी अलग होगा। तो हर किसी का विकास का दर एक समान नहीं होता है, ये विकास का सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं गायत्री जी, आप बताइएगा। किशोरावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 20 से 24 वर्ष या 40 से 50 वर्ष, क्या होगा? शैशवावस्था, बोलिए मैम। शैशवावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 20 से 24 वर्ष और 40 से 50 वर्ष। क्या होगा? सॉरी, किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 20 से 24 वर्ष और 40 से 50 वर्ष। कौन सी अवस्था होती है किशोरावस्था की? कौन सा सही ऑप्शन होगा? आप लोग को हम शुरुआत में बताए भी थे। अच्छा, 6 से 12 वर्ष कौन सी अवस्था, ये बताते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। 20 से 24 वर्ष हम लोग का व्यस्तावस्था में चला जाएगा, 40 से 50 वर्ष हम लोग का एडल्ट अवस्था में चला जाएगा, वो भी हम लोग का व्यस्तावस्था में चला जाएगा। बच्चा क्या 13 से 18 आप लोग को बोले थे, जरूरी नहीं है कि वो 12 ही दे, 13 भी दे सकता है। ये चीज हम आप लोग को बताए कि 13 से 18 वर्ष भी अगर देता है तो भी वो हम लोग का किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा, 12 भी देता है तो भी किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए हमको। 6 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष किसके अंतर्गत आ रहा है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का कौन सा? उत्तर उत्तर बाल्यावस्था में। चलिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन है विद्यालय में, मानवीय शरीर में, यौन संबंधों में या धर्म में, किसमें? 6 से 12 वर्ष आप लोग बताएं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं किसमें? विद्यालय में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या धर्म में, किस होगा? उस अवस्था में बच्चे पहली बार स्कूल जाना प्रारंभ करते तो शिक्षा में किसमें मैम। ज्यादा? हाँ, विद्यालय में। क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा ऑप्शन? विद्यालय में, क्योंकि बच्चे प्रारंभ कर देते हैं स्कूल जाना, उनका फ्रेंड सर्कल बनता है, नए नए मित्र बनते हैं, समाज उनका बड़ा होता है, तो विद्यालय में उनका रुचि लेना, यौन संबंधों में रुचि उनका आ जाता है कब? किशोरावस्था में। मानव शरीर में उनकी रुचि रहती है शैशवावस्था में। धर्म में भी उनकी रुचि आती है जब वो किशोरावस्था में जाते हैं तब। तो रहा क्या? विद्यालय में। ऑप्शंस को छांटना सीखिए, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन किस पे हम लोग का सूट कर रहा है। ऑप्शंस को छांटना सीखिए, इसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग का राइट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। नंबर 1 है स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना। बच्चा खुद से नहीं पढ़ा तो दंड का जिक्र कभी भी सीटेट में नहीं करना है। ओके। दूसरा बोल रहा है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके। तीसरा बोल रहा है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। आप बताइए क्या? तीसरा मैम। थर्ड नंबर मैम। थर्ड नंबर, सामूहिक खेल यानी कि बच्चों को ग्रुप में खेलने के लिए दे, या फिर ऐसे हम लोग क्रिएटिविटी जैसे वर्क दे जिससे बच्चे जो है शिक्षा को ग्रहण करें। तो ये सारे ऐसे वर्क बच्चों को देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में किशोरों में कौन सा गुण आता है? ठीक है, पहला है वीर पूजा की भावना, दूसरा है कल्पना की प्रधानता, तीसरा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और चौथा है ये सभी। सभी मैम। वीर पूजा की भावना याद है? किसी जी अपने मैम, आप अपने आप को बलवान समझने लगता है मैम। नहीं नहीं, वीर पूजा मतलब किसी एक पर्सन को आइडल मान लेना, अपने टीचर्स को या किसी हीरो को, उसी की तरह एक्ट करना, उसी की तरह हाव भाव करना। वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में आता है। दूसरा बोल रहा है कल्पना की प्रधानता भी रहती है। विश्व बच्चे सोचते हैं, बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं कि ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसे हो जाएगा, तो ये भावना भी उनमें रहती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी इसी एज में आ जाता है बच्चों में। तो ये सभी होता है। आप लोग को क्लियर हो रहा है गायत्री जी, पूजा जी? यस मैम। देखिए, हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन हम सोचे थे कि ये क्वेश्चन आप लोग को सेंड करके हम टेस्ट लेते हैं,
ठीक है, तो किसका क्या कैपेसिटी है, लेकिन हम आप लोग को डायरेक्ट कुछ सेंड नहीं कर सकते। इसके लिए हमको अब आपके सर आएंगे, इसलिए हम पूछे क्या सर आज भी सर नहीं आएंगे क्या? हाँ, तो आएंगे तो हम शुरू से रहेंगे तब तो हम कुछ भी सेंड करेंगे, चाहे टेस्ट लेंगे। हम कैसे लेंगे? आप कुछ नहीं किया क्या? क्या नहीं, कुछ भी आप लोग को डायरेक्ट हम नहीं ना सेंड कर सकते हैं। चलिए, इसलिए हम क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए, मानव विकास के संबंध में मानव का विकास जो होता है कैसे होता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर होगा। ओके, दूसरा ऑप्शन दिया है सामान्य से सामान्य की ओर होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। कैसे होता है मानव का विकास? जी मैम, सामान्य से विशिष्ट की ओर में। आप लोग गायत्री जी, पूजा जी, आप लोग भी आंसर दीजिए। यस मैम, वही होगा। सामान्य से, क्योंकि बच्चे सामान्य गुणों को पहले एक्वायर करते हैं, इसके बाद उसके अंदर कोई विशिष्ट गुण आता है। अब बताइए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास सदैव एक रेखीय होता है, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, यह एक असतत प्रक्रिया है और विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होते हैं। अब बताइए। सेकंड देखिए ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, आप कहाँ कौन से ख्याल में खोई हुई थी? पहला है कि विकास सदैव एक रेखीय तो होता नहीं है, ये वर्तुलाकार चलता है। यह असतत प्रक्रिया नहीं है, तीसरा गलत बोल दिया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती, ये भी गलत बोल दिया। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग का राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूजा जी आप आंसर दीजिएगा। तो बाल विकास एक प्रणाली है, क्या है? धीमी तेज गति की प्रणाली है, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई प्रणाली है, ठीक है, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, बाल विकास कैसी प्रणाली है? बाल विकास का मतलब हो गया बालक का विकास, किस तरह से चलता है? कौन सा है ऑप्शन? फिर से बोले। धीमी तेज गति की प्रणाली है ये, बालक का विकास धीमी तेज गति की प्रणाली है। दूसरा बोल रहा है सतत क्रमिक लगातार चलती हुई प्रणाली है। तीसरा बोल रहा है हम लोगों का समान रूप से लगातार चलती हुई विकास की प्रणाली है, और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। दूसरा आप लोग का आंसर? धीमी लगातार चलने वाली प्रक्रिया में। सेकंड में सेकंड है ऑप्शन। देखिए, हम सेकंड ऑप्शन पढ़ रहे हैं, सतत और क्रमिक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही है। विकास कभी भी थमती नहीं है और एक क्रमानुसार चलती है, यानी कि पहले बालक शैशवावस्था में जाएगा, फिर पूर्व बाल्यावस्था में, फिर उत्तर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, क्रमिक रूप से चलती है। ठीक है, तो ये सतत निरंतर और क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। धीमी तेज गति नहीं होगा कि कभी गति शुरुआत में गति क्या होती है? तेज होती है, फिर गति धीमी होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अगला बोल रहा है समान रूप से लगातार चलती हुई विकास की प्रक्रिया है। कभी भी विकास समान रूप से नहीं चलती है, कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज, ऐसा होता है, और इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। चलिए ज्योति, आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर आप दीजिएगा। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए पहला ऑप्शन है विकास पृथक होता है, ओके, विकास एकलयामी होता है, ठीक है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, जन्म के साथ प्रारंभ होगा और समाप्त हो जाएगा। नंबर फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बताइए क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर आप लोग के अनुसार? विकास के लिए हम
क्वेश्चन आप लोग को सेंड करते और आप लोगों से सॉल्व करवाते, क्योंकि हमारा बोलने से आप लोग उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे जितना आप लोग देख के खुद पढ़ के करोगे। क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? पहला ऑप्शन था विकास पृथक होता है। पृथक का मतलब अलग, विकास पृथक कभी नहीं होता है। विकास एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन पहला कट गया। विकास एकलयामी होता है, ये हम लोग आप लोग को कल की परसों बताए थे। इसके कई सारे आयाम होते हैं, बताए थे ना। एक आयाम नहीं होता है, एकल आयामी नहीं होता है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, ये भी ऑप्शन कट गया। विकास जन्म से के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। जन्म से प्रारंभ हो गया और फिर तुरंत समाप्त हो गया, नहीं। जन्म अगर यहाँ पे लिखा रहता है जन्म से प्रारंभ होता है मृत्यु तक चलता है तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, ये सब हमारे विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए अगला बताइए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है। ठीक है, विकास की गति क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है, भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश, डैश मीन्स खालिस्तान, नमूने का अनुमान करती है। ऑप्शन नंबर 1 अव्यवस्थित, ऑप्शन नंबर 2 क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर 3 एड़ी से चोटी, और ऑप्शन नंबर 4 अप्रत्याशित। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन मैम। सेकंड ऑप्शन है अव्यवस्थित, सेकंड ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जी मैम, क्रमबद्ध और देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुमान करती है। यहाँ पे अनुमान नहीं होगा, अनुपालन होगा। क्या है, हमारा और आपका विकास दोनों का डिफरेंट है, लेकिन क्रम तो एक ही से चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम सीधे जन्म लेते ही किशोरावस्था में आ गए, तो सबका क्रम और व्यवस्थित ढंग से एक ही सिरे से होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए आप बताइए, विकास का सिरह पदामुखी सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, और सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। सिर से पैर की ओर मैम। क्या ऑप्शन बोले निशांत जी? फर्स्ट मैम, सिर से पैर की ओर। आपको हम साफ साफ बोले सिरह पदामुखी सिद्धांत। सिरह पदामुखी सिद्धांत में क्या पढ़ाया? बालक का विकास सिर से, तो आप कैसे बोलिए सामान्य से? सिरह पदामुखी सिद्धांत क्या बोलता है कि बालक का विकास कैसे हो रहा है, सिर से पैर की ओर होता है। सब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की बाल्यावस्था किसको बोले थे हम? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को बाद की बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला एक है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा बोल रहा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत, या फिर विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। बताइए। एक बार फिर से बोलिए मैम क्वेश्चन सहित। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पहले बोल रहा है भविष्य की योजना की सूझबूझ। उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे भविष्य की योजना करने लगते हैं? नो मैम। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, हाँ, इनकी तार्किक शक्ति, लॉजिक पावर इस स्टेज में बढ़ता है, ये सही है। काल्पनिक भय का अंत, अब जो बच्चे जो है कल्पना में बहुत ज्यादा खोए रहते थे, काल्पनिक उनको भय होता था, अब धीरे धीरे उनका क्या होता है, अंत होता है कि परियां आसमान से उड़कर आएंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, अब वो सबका अंत होता है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, अब वो आधुनिकता, विज्ञान, ये सब के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, तो ये सारा ऑप्शन तो सही है। कौन सा गलत हो गया?
फर्स्ट फर्स्ट नंबर, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, ये होता है किशोरावस्था में। बच्चे अपने भविष्य के लिए जो कुछ भी सोचते हैं वह किशोरावस्था में सोचते हैं। ये सब आप लोग को क्वेश्चन देना चाहिए था और टाइम फिक्स कर देना चाहिए था कि इतने टाइम में सॉल्व कीजिए। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, हम क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। बताइए तो, क्वेश्चन है ले वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, ओके। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। तीसरा ऑप्शन है सामाजिकीकरण के जीव परिस्थिति मंडल को, या फिर चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। क्या होगा? ले वाइगोस्की, वाइगोस्की जी का नाम सुनी है ना, नया नहीं ना सुन रही हैं। ले वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। वाइगोस्की जी किसकी व्याख्या कर रहे थे बताइए? ऑप्शन है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को। वाइगोस्की जी आनुवांशिकता की चर्चा किए हैं? नहीं, ऑप्शन कट गया। दूसरा बोल रहा है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, यानी कि मोटिवेशन को। इसका भी जिक्र वाइगोस्की जी नहीं किए हैं। अभिप्रेरणा का जिक्र वाइगोस्की जी नहीं कर रहे हैं कहीं भी। 3 नंबर देखिए, सामाजिकरण के जीव पारिस्थिति परक मंडल को। 3 नंबर भी नहीं होगा। ये हम आप लोग सामाजिक का तो जिक्र किए थे मैम, सामाजिक का जिक्र किए थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सुनिए ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक क्षेत्र में वाइगोस्की जी थे ना। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, जहां संज्ञानात्मक क्षेत्र में आना तो 2 नंबर ऑप्शन होगा। हम आप लोग को ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, सामाजिकीकरण में जीव पारिस्थितिक मंडल, ठीक है। ये हम लोग का ब्रेन फ्रंट ब्रेयर का ये थ्योरी है, जो कि हम अभी आप लोग को ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए आप लोग इसमें ये हो गई। चलिए क्वेश्चन एक ये है, बताइए आप लोग, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पार और पाइड आप लोग को पढ़ाए हैं वाइगोस्की जी का। पार प्रदान करने की क्या है? प्रभावशाली तकनीक है। नंबर 1, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देशन देना, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको निर्देशन, देखो ये बना लिया ना, अब इसके बाद ये करना है, ये बना लिया इसके बाद ये करना है, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप हम निर्देशन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा बोल रहा है गलत जवाबों पर बच्चे को दंडित कर देना, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारा देना। ऑप्शन नंबर 3 ये बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रक्रिया में अध्यापन का पूर्ण हस्तक्षेप, ठीक है, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। अब बताओ क्या ऑप्शन होगा? पार पाइड का मतलब क्या था? हाँ, पाइड का मतलब था मैम कि मार्गदर्शन करना बच्चे को, मार्गदर्शन करना। जहां बच्चा जिस बिंदु पे अटक रहा है, हम उसको संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से, कुछ हिंट दे दिए, उसके माध्यम से समझा दिए, और समझा के हम अपने हाथ पीछे खींच लिए, बच्चा फिर उस समस्या का समाधान खुद ही कर लिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आप लोग समझे क्या बोल रहा है? समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए, ठीक है, तो उस समय संकेत या इशारा देना। बच्चे को हम कोई संकेत कर देंगे, कोई इशारा दे देंगे, यही हो गया पार और पाइड। इसी को ना कहेंगे पार और पाइड। जी मैम। चलिए एक क्वेश्चन है, भाषा एवं विचार पर ले वाइगोस्की जी क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार पर
भाषा और विचार का वाइगोस्की जी ने चर्चा की है ना कि हमारा जो भी विचार है भाषा के माध्यम से ही होता है। तो वाइगोस्की जी का कहना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। दूसरा ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। भाषा और संज्ञान में, संज्ञान यानी कि समझ, ठीक है, उसमें कोई संबंध नहीं है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताइए क्या होगा? फर्स्ट नंबर मैम। फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। क्या हमारा संज्ञान जो है, समझ जो है, और भाषा दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है? कभी स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बोला था कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। ले देखिए वो उल्टा घुमा के वही बात बोल रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बोल रहा था कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। हमारा संज्ञान हमारी भाषा को निर्देशित करता है? नहीं, हम लोग का जो भाषा होता है वो हमारे संज्ञान को निर्देशित करता है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भाषा के माध्यम से ना अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अगर कभी आक्रोश में आ गए, बहुत दुखी हो गए, तो आत्मनियमन का भी काम किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो क्या होगा? भाषा होगा। ये तो बैटरी डाउन हो गया, 15% पे आ गया, रेड हो गया। एक घंटा चलेगा? ऐसे कैसे होगा क्लास? अगर हमको टेस्ट लेना है तो हम टेस्ट कैसे लेंगे? कहाँ लगाइएगा? फिफ्टी नहीं है, 15 है। 15 है। चलिए आप लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हम लोग का, क्या बताए थे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या फिर हम लोग का एक्सेप्शनल चाइल्ड। ठीक है, आइए आप। एक्सेप्शनल चाइल्ड या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक किसे कहते हैं? ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो मैम। जरूरी नहीं है, शारीरिक और मानसिक मैम, सॉरी। जरूरी नहीं है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग है वही बालक विशिष्ट बालक कहलाएंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाएंगे। हाँ, जरूरी नहीं है। आप अपनी कक्षा में देखे हो, आप अपने क्लासमेट में देखोगे, कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है। सामान्य बालकों की कंपेयरिंग में अगर देखा जाए तो वो बालक बहुत तेज है, वो भी बालक हम लोग का एक्सेप्शनल बालक ही हो जाएगा। वो भी बालक, वो अन्य एक्सेप्शनल बालक किसे कहेंगे? ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से क्या है? भिन्न है, अलग है। चाहे वो बुद्धि के स्तर पे हो, चाहे शारीरिक स्तर पे हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो। एक्सेप्शनल बालक जो होते हैं वह सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, हम केवल यही नहीं बोल सकते हैं कि जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग है वही बालक एक्सेप्शनल बालक है। जो बालक मानसिक रूप से विकलांग है वही बालक हम लोग के विशेष आवश्यकता वाले बालक है। ठीक है, या फिर जो बालक अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं वो एक्सेप्शनल बालक है, जरूरी नहीं है। जो बालक सामान्य बालकों की तुलना में बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, जिनका बुद्धि IQ लेवल बहुत तेज है, वह भी बालक हम लोग के एक्सेप्शनल बालक हैं। कक्षा में ऐसे बालक जो है सामान्य बालकों के साथ एजुकेशन में बोर हो जाते हैं। ठीक है, एक ही चीज बार बार रिपीट किया जाएगा ना, तो ऐसे बालक जो है क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो केवल ऐसे बालकों को जो शारीरिक मानसिक तौर पे विकलांग है, ऐसे बालकों को ही विशिष्ट बालक नहीं करेंगे। विशिष्ट बालक हम लोग के ऐसे बालक भी हो जाएंगे जो कि दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा तेज हैं, या फिर जो बहुत मंद बुद्धि के, जो सामान्य बालकों के लेवल में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चाहे जिसकी बुद्धि बहुत हाई हो वो भी, चाहे जिसकी बुद्धि उनके कंपेयरिंग में लो हो वो भी, हम लोग के क्या है? विशिष्ट बालक ही हैं।
इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अधिगम अक्षमता भी पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया, डिस्पेजिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया, ये सब पढ़ेंगे। एडीएसडी पढ़ेंगे। वही है क्वेश्चन, तो इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आज इतना सारा क्वेश्चन पूछे, विकास पढ़ाए, विकास से क्वेश्चन पूछे। कबीर अच्छा, कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ने समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः डैश से ग्रस्त है, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्पेजिया। पढ़ने समय बार बार अटकता है, उसको अक्षरों का सही पहचान नहीं है। आप लोग तारे जमीन पे मूवी देखे हो, वो बच्चा सामान्य बच्चा है, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी है, नहीं है, नहीं है ना। फिर भी वो बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, हर चीज करता है, लेकिन अक्षर जो है उसको उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं। ए उल्टा दिखाई देगा, एम डब्ल्यू जैसा दिखेगा, सब चीज उसको उल्टा दिखेगा। ऐसे बच्चे को कहते हैं, उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया हम लोग का मैथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये सब चीज हम आप लोग को इसी में पढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो चलिए पहले हम लोग जान जाते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट बालक होते कौन है, उसको अच्छे से जानिए। तो बोल रहा है, सामान्य बालकों से अलग बालकों को असाधारण, विशेष बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जा सकता है। जो क्या है, सामान्य बालक से क्या है, अगर शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फिजिकली वो अगर अन्य सामान्य बालकों के कंपेयरिंग में अगर उनमें कुछ कमी है तो विशिष्ट बालक है। बुद्धि के स्तर पर सामान्य बालक से बहुत ज्यादा है तो विशिष्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। बुद्धि के तौर पर सामान्य बालक से बहुत कम है तो भी वो विशिष्ट बालक की ही श्रेणी में आ जाएंगे, एक्सेप्शनल चाइल्ड ही कहलाएंगे। अगर देखा जाए तो असाधारण बालक वे बालक हैं जिनमें विशिष्ट लक्षण होते हैं, कोई विशेष लक्षण होगा। अब ब्रिलियंट बालक है जो बहुत तेज है, बहुत क्रिएटिविटी वाला बालक है, उसमें भी तो एक विशेष लक्षण है, वो भी हम लोग का क्या है, एक्सेप्शनल चाइल्ड हो गया। और एक विशिष्ट बालक ऐसा है जो एकदम मंद बुद्धि का, जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हम लोग तारे जमी पे जो मूवी का बात कर रहे थे, ठीक है, ईशान नाम का जो लड़का था, वो भी विशिष्ट बालक ही है, क्योंकि उसको अक्षरों का ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है, वो चीजों को पढ़ ही नहीं पा रहा है। वो लेटर एक ही पेज में वो काउ लिखता है तो कभी COW काउ लिखता है, कभी COM लिखता है और कभी DOM लिख देता है। उसको समान दिखने वाले लेटर एक जैसा दिखते हैं, डी और बी में वो कभी अंतर नहीं कर पाता है, एम और डब्ल्यू में कभी वो अंतर नहीं कर पाता है, ए कैपिटल ए को उल्टा ए लिख देता है, बी बना देता है। तो ऐसे बच्चे भी हम लोगों के विशिष्ट बालक में ही आते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है, ना ये हाथ से, ना पैर से, ना दिमाग से, ना आंख से, ना कान से, ना मुंह से, किसी प्रकार से विकलांग नहीं है। हर चीज इनका परफेक्ट है। बस क्या है, ये अधिगम अक्षमता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमता, यानी कि सीखने में उनको क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार के प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं। ओके, ठीक है। तो जिनके कारण में हाँ बोलिए। हम ये कह सकते हैं मैम, वैसे बालक जिसमें सामान्य बालक की अपेक्षा बुद्धि में सामान्य बालक के अपेक्षा बुद्धि की अपेक्षा उन ज्यादा या कम हो, उसे विशिष्ट बालक कहेंगे। हाँ, वो भी विशिष्ट बालक है। सामान्य बालक क्या है, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है, सामान्य है, ठीक है। और विशिष्ट बालक में हो गया कि जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत हाई है। जो चीज हम क्लास 7 में रह के, हम जो क्लास 7 का बच्चा है वो क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अनुसार अपनी स्टडी कर रहा है, लेकिन वही क्लास 7 का बच्चा 8 और 9 का सम्स जो है इजीली बना ले रहा है, किसी भी चीज को बहुत इजीली समझ ले रहा है, वो विशिष्ट बालक हो गया। और वही 7 में पढ़ने वाला बच्चा, वह जो है 4 और 5 के सम्स को बनाने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होते हैं, जिनके कारण वे दूसरे बालकों से भिन्न अलग दिखते हैं और जो वे दूसरे बालकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अक्सर देखिएगा, जो बालक बहुत तेज होते हैं उसकी तरफ दूसरे बालकों का नजर खुद ब खुद पड़ जाता है, अरे ये तो बहुत ब्रिलियंट है। या फिर जो बहुत कमजोर होते हैं या फिर जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उसके ऊपर भी हम लोग का नजर पड़ जाता है। वो अपने तरफ दूसरों का अट्रैक्शन खींच ही लेते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में
कोई ऐसा बालक है, विकलांग बालक है जो आंखों से देख नहीं सकता है, आपका फोकस उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। या फिर कोई बहुत ब्रिलियंट है, आप फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टाइम गए और एक बच्चा है हर सवाल का जवाब बार बार खड़े होके दे रहा है, तो आपका अट्रैक्शन ऑटोमेटिक उसके पास जाएगा। ठीक है, वो अपनी तरफ सबको आकृष्ट कर ही लेते हैं। और बालक परिवार, विद्यालय तथा समाज में समायोजन करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालकों में एक समस्या और होती है। वो क्या समस्या होती है? ऐसे बालक जो है अपने फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, विद्यालय में, समाज में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, जो विकलांग बालक होते हैं, जो हैंडीकैप पर्सन बच्चे हैं, हैंडीकैप नहीं बोला जाता है, सीटेट में कभी भी उनका हैंडीकैप बोल के उनका जिक्र नहीं करना है। इनसे उनमें हीनता की भावना आती है, उनको विशिष्ट बालक कहेंगे। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहेंगे। तो ऐसे बालक देखिएगा ज्यादातर समाज के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, समाज से कटे हुए। ठीक है, वो समाज के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं स्थापित कर पाते हैं, बैठा ही नहीं पाते। ठीक है, या फिर बहुत तेज बुद्धि वाले बालक जो है वो भी सोसाइटी के साथ, अपने विद्यालय के साथ देखिएगा कोऑर्डिनेशन नहीं स्थापित कर पाते। वो मतलब समायोजन ही नहीं कर पाएंगे, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उनके विचार और उनके विचारों में बहुत अंतर होगा, उनके विचार कभी मेल ही नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वो क्या होंगे, ज्यादातर अकेले एकांत में रहना पसंद करते हैं। और जो बहुत कम बुद्धि वाले बालक हैं, वो बालक जो है उनके मन में हीन भावना आ जाती है कि हम उन लोग के लेवल के हैं ही नहीं, उनके किसी प्रश्न का आंसर दे ही नहीं सकते हैं। तो वो भी इस तरह से क्या होते हैं, अलग कटे छटे रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने, विशिष्ट बालक की आवश्यकता की पहचान क्या जाने, कि ऐसे बालक कभी भी अपनी समाज, विद्यालय, परिवार के साथ हम लोग का समायोजन करने में इनको क्या होती है, कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होता है। अतः इनके लिए इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष शिक्षा और विशेष सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, मान लीजिए जो हम लोग का विकलांग बालक है, कोई बालक है जो कानों से सुन नहीं पा रहा है, तो क्या वो सामान्य बालकों के साथ एजुकेशन ले पाएगा? टीचर जो भी वर्बली पढ़ा रहे हैं वो पढ़ पाएगा? उसके लिए हमको एक स्पेशल टीचर की जरूरत है जो इशारों के माध्यम से उसको पढ़ाए। जो बालक देख ही नहीं पा रहा है, क्या हम उसको सामान्य बालकों की के साथ पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या करवाना होगा, एक विशेष एजुकेशन उनके लिए होता है, जिसमें ऐसे बुक्स होते हैं जिसको छू के वो लोग पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, यूएस में हम लोग पढ़े थे, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के माध्यम से ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है। लेकिन जो पूरी तरह से विकलांग है, ऐसे बालकों को हम सामान्य बालकों की तरह के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी सी अक्षमता है। ठीक है, मान लीजिए इसको आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन चश्मा लगाने पर पूरी तरह से नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है, चश्मा लगाने पर वो सामान्य बालकों के साथ एजुकेशन ले सकते हैं। उनको हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव स्कूल। तो ऐसे बच्चों को भी सामान्य बालकों के साथ एजुकेशन लेने का हक है। आप इसमें देखे थे तारे जमी पे मूवी जो था, ईशान का जो एक फ्रेंड था फिजिकली हैंडीकैप्ड था, वो सामान्य बच्चों जी के मैम। साथ एजुकेशन, सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन ले रहा था। चाहे ईशान भी था, उसमें क्या था, अधिगम और क्षमता थी, लेकिन वो भी सामान्य बालकों के साथ, अदर टीचर्स बोलते हैं कि ये इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसको किसी विशेष आवश्यकता वाले स्कूल में भेज दिया जाए। चलो, आमिर खान ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहा था जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो पूरी तरह से हैंडीकैप्ड है, जो पूरी तरह से हैंडीकैप्ड होते हैं, उसको हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनमें थोड़ी बहुत अक्षमता है, उनको सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन लेने का पूरा राइट है, पूरा हक है, और उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर, अगर उनको विशेष बच्चों के साथ पढ़ाएंगे ना, तो उनके मन में हीन भावना आ जाती है कि हमें ये कमी है, हमें ये दोष है, इस वजह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और वो सब एजुकेशन जो होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का जो शिक्षा होती है, वो बहुत हम लोग का कॉस्टली होता है, और हर कोई उसको बेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर बालक में थोड़ी बहुत अक्षमता है, वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ने योग्य है, तो उनको सामान्य शिक्षा ही देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, हर क्षेत्र में आपको विशिष्ट बालक नजर आएंगे, चाहे वो बुद्धि के तौर पर, शारीरिक तौर पर, ठीक है, सामवेदिक तौर पर, हर क्षेत्र में बच्चे विशिष्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनमें गुण पाया जाता है। यह किसी भी वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय या राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग वाले लोगों में इस प्रकार की विशिष्टता नहीं पाई जाती है, केवल निम्न वर्ग वालों में ही पाई जाएगी, हर किसी में आपको यह देखने को मिलेगा।
महान कवि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे, वो भी तो एक विशिष्ट बालक थे ना। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, वो भी क्या थे, पोलियो के शिकार थे। आप लोग सुने हो? सॉरी, अमेरिका के नहीं मैम। राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट जो थे वह पोलियो के शिकार थे, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो वो भी तो विकलांग थे ना, फिजिकली विकलांग थे। या फिर हम लोग के सूरदास, वो भी फिजिकली विकलांग थे। ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे कि विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक गुणों में औसत या निम्न दर्जे के होते हैं। या तो उनसे बहुत हाई लेवल पे होंगे या फिर एकदम निम्न दर्जे के होंगे। कोई बच्चा जो है शारीरिक तौर से एकदम हृष्ट पुष्ट, एकदम शक्तिशाली, एकदम मतलब मसल्स वसल्स होते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा है जो एकदम सूखा, ऐसा लग रहा है कि उसको सूखा रोग हो गया है। शारीरिक रूप से भी तो भिन्न है ना। तो जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उसका दिमाग भी क्या होगा, कमजोर होगा। वो अक्सर चिड़चिड़ा रहेगा, वो चीजों को ऑब्जर्व करने में उसको प्रॉब्लम होगी, समझने में उसको प्रॉब्लम होगी। वो भी हम लोग का विशिष्ट बालक के गुण में आ गया, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये लाइन फिर से बोलिएगा मैम। मेरा कहने का मतलब है कि जो बालक, मान लीजिए कोई एक बालक है, हम लोग शारीरिक विकलांगता की बात कर रहे हैं, एक बालक जो है शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हम लोग शरीर से स्वस्थ हैं, दिमाग भी सही से चलेगा। जो इंसान बीमार रहता है, निरंतर बीमार रहता है, उसका मस्तिष्क भी क्या होगा, कमजोर होगा, ब्रेन भी कमजोर होगा, वो चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा सही से, समझ नहीं पाएगा सही से, उस पर अपनी समझ का निर्माण नहीं बना पाएगा। तो वो भी तो हम लोग का विशिष्ट बालक के ग्रुप में आ गया। नहीं वो मैम, भी ये लाइन बोल रहे थे मैम, जो नहीं बोले क्या, कि शारीरिक, मानसिक, बुद्धि और क्या क्या बोले मैम। सार्वजनिक, मतलब हम लोग का अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल तौर पे ये भिन्नता हमें देखने को मिलती है। चाहे वो शारीरिक भिन्नता हो, चाहे मानसिक भिन्नता हो। शारीरिक यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, मानसिक यानी कि बुद्धि बुद्धि के स्तर पर देखा जाए, सामवेगिक यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, ये भी हम लोग का विशिष्ट बालक में आ जाएगा। देखिए सामवेगिक के क्षेत्र में क्या होता है, कोई बच्चे जो है बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बात बात पे गुस्सा जाते हैं, एकदम क्रोध में आ जाते हैं, मारने पीटने को दौड़ जाते हैं, ये भी हम लोग का क्या है, सामवेगिक विभिन्नता है। ये भी हम लोग का विशिष्ट श्रेणी में आ जाएगा। कोई बालक जो है बात बात पे रोने लगते हैं, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा कुछ हुआ, रोने लगे। तो ऐसे बालक इमोशनल भी हम लोग का इसमें आ जाता है। तो इस ये सारी की सारी विभिन्नताएं हम लोग के इस क्षेत्र में आएंगी। इन सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं बालकों को हम लोग को देखना है, इसमें से किसी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाषाई क्षेत्र में भी, जिसको हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं, कुछ बच्चे हकला कर बोलते हैं, कुछ बच्चे तुतला कर बोलते हैं, तो बाधा, इन सब का भी प्रभाव बालकों की शिक्षा पर पड़ता है। जो बच्चे तुतला के बोल रहे हैं, सही शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, वही ना उसका अर्थ समझ रहे हैं। तो ये भी क्या है, अधिगम अक्षमता है। ठीक है, ये भाषाई विकार, इसको भाषाई विकार कहते हैं। बच्चों के भाषा में दोष है। हकला कर बोलने वाले बच्चे, तुतला कर बोलने वाले बच्चे कभी भी समाज के साथ जुड़कर नहीं रहते हैं, इनके मन में हेजिटेशन रहता है। आप किसी डिबेट में बोलो या फिर कहीं स्पीच देने को बोलो, ये सब बच्चे अक्सर संकोच में रहते हैं कि हम उसमें कहाँ बोलेंगे, कैसे बोले, लोग हमारा मजाक उड़ा देंगे। तो ये सब बच्चे प्राय वो सब परिस्थितियों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये गुणों में क्या होते हैं, या तो औसत या निम्न दर्जे के होते हैं। आप इस लाइन की बात कर रहे थे। जी मैम। सामान्य सामान्य बच्चों की तुलना इनका गुण या तो औसत रहेगा और या फिर निम्न यानी कि नीचे दर्जे का रहेगा, सामान्य के लेवल में नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, इनका अनुसार हम लोग देखा जाए, इन्होंने परिभाषा दी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की। विशिष्टता शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है। बच्चे के अंदर क्या है, कोई एक ऐसा लक्षण हमें दिखेगा जिससे हम बोलेंगे कि ये तो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है। ठीक है, तो किसी एक लक्षण रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है कि ये लक्षण क्या है, सामान्य लक्षणों की तुलना इतने अलग होते हैं। ठीक है, सामान्य लक्षणों की तुलना में देखा जाए तो वे लक्षण बालकों में एकदम अलग होंगे, जिसके कारण ये बालक अपने साथियों के ध्यान को आकृष्ट करते हैं अपनी तरफ, और उससे उनके व्यवहार की अनुक्रिया और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा जो है ड्राइंग बहुत सुंदर करता है,
मतलब किसी चीज का हम वहां खड़े हैं, खड़े खड़े मेरा स्केच बना दिया, तो उस बच्चे में एक क्या है, हमें एक विशेष गुण दिखा, एक विशेष लक्षण दिखा, जिसकी तरफ हम उसकी तारीफ कर दिए कक्षा में। सब बच्चे का ध्यान उसके, अरे वाह कितना सुंदर ड्राइंग बना, अरे वाह तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा टैलेंट है, तो उसकी तरफ सबका ध्यान आकृष्ट हुआ, हुआ ना। तो वो क्या है, उसका एक विशेष लक्षण क्या हमें दिखा कि वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है। एक बालक है, आप लोग न्यूज में देखे होंगे चाहे टीवी में, तो आर्यन नाम का कि कौन सा लड़का आया था, छोटा सा था, उसको कितना भी लंबा हिसाब मुंह जवानी बता दो, ऐड करके वो तुरंत आंसर बता दे रहा था। वो भी क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है। उसकी बुद्धि लब्धि इतनी हाई है, इतने कम उम्र में ही, कि सबका ध्यान, उस समय तो पूरे इंडिया का ध्यान उसी की तरफ था। न्यूज में भी, न्यूज चैनल में भी, आज तक में भी आया था। ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है। इतने कम उम्र में उसमें इतने विशेष गुण हैं कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। वो भी हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक हो गया, क्योंकि वो जिस लेवल का था उस लेवल के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज्यादा क्या थी, हाई थी। चलिए एक नोट है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से कम या निचले दर्जे के हो। ठीक है, विशिष्ट बालक के गुण जो हैं सामान्य बालकों से क्या हो जाएंगे, हम लोग के सामान्य बालकों से कम या निचले दर्जे के हो। ये गुण सामान्य बालकों से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम जिस बालक की बात कर रहे हैं वो 3 और 4 में पढ़ने वाला बालक होगा, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कितनी तेज थी, तो वो सामान्य बालकों से निचले दर्जे का था? नहीं, वो सामान्य बालकों से ऊंचे दर्जे का था। ठीक है, तो गुण चाहे ज्यादा हो या कम, अगर इस वजह से दूसरे बालकों के साथ उसको समायोजन करने में, क्या, चाहे सामान्य बालकों से उसका गुण ज्यादा है चाहे कम है, मेन टॉपिक क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि वो क्या कर रहा है, समाज के साथ, अपने हम उम्र बालकों के साथ, अपने परिवार के साथ समायोजन करने में उसको कठिनाई हो रही है, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वे बालक हम लोग के कौन से बालक कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, जो समाज के साथ, अपने परिवारजन के साथ, अपने हम उम्र बालकों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ समायोजन करने को कठिनाई हो रही है, चाहे वो बहुत हाई लेवल बुद्धि वाला है चाहे बहुत लो लेवल वाला है, वो सब हम लोग का विशिष्ट बालक आ जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें कोई शारीरिक अक्षमता है चाहे नहीं है, वो हम लोग का अधिगम अक्षमता हो सकती है। ईशान को देख के लग रहा था कि फिजिकली कहीं हैंडीकैप्ड है चाहे कुछ है, कुछ नहीं। क्या थी उसमें, उसमें समस्या क्या थी, उसके माता पिता भी उसकी समस्या को नहीं समझ सके। उसको कौन समझा, उसका टीचर, उसका क्लास टीचर समझा कि इसमें एक क्या है, एक शारीरिक अक्षमता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? जी मैम। नहीं नहीं, जी मैम। अच्छा गायत्री जी, पूजा जी, आप लोग? यस मैम हूँ। चलिए, अब वो बोल रहा है कि विशिष्ट या असाधारण बालकों की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता होती है? पहला बोल रहा है कि विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से कई तरह के गुण, जो विशिष्ट बालक, क्या होगा, चाय बन रहा है, पीना है क्या? विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से कई तरह के गुणों, जैसे कि जिनमें मानसिक और शारीरिक गुण, ठीक है, जिनका मेंटल लेवल बहुत हाई हो चाहे बहुत डाउन हो, शारीरिक फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो शारीरिक मुख्य गुण होता है जिसके कारण वो विचलित हो जाते हैं। ठीक है, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाते हैं किसी तरह से। दूसरा बोल रहा है कि विशिष्ट बालकों का विचलन इस सीमा तक होता है कि उन्हें विशेष आवश्यकता की पूर्ति करते हुए शिक्षा दी जाती है। मान लीजिए हमारी कक्षा में एक बालक ऐसा है जो बहुत तेज है, बहुत बुद्धि वाला है, हम सामान्य बच्चों के साथ जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं और जिस रफ्तार से पढ़ा रहे हैं, वो बालक जो है तुरंत वो सब चीज को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद कक्षा में जब उसी चीज को 2-4 दिन रिपीट किया जा रहा है तो वो बालक बोर हो गया। ठीक है, वो उबने लगा, वो उबते उबते धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ जाएगी ना कि वो टीचर को भी वैल्यू नहीं देगा कि टीचर को आता क्या है, कुछ नहीं आता है, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, इससे ज्यादा तो हम तेज है, दूसरा समझ तो ना हम तुरंत बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसे बालकों के लिए हमें इनकी शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयोजन करना चाहिए ताकि ये कक्षा में बोर ना हो, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड ना आए। हमें इनको दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, इनके लिए दूसरा हम लोगों को क्रिएटिविटी कुछ देना चाहिए, क्रिएटिव
वर्क देना चाहिए। साथ ही साथ इनके लिए हमें स्पेशल अलग से इनको अगर हो सके तो वक़्त देना चाहिए, ताकि बच्चों में किसी प्रकार का अहंकार का भाव ना आए, बच्चे कक्षा में बोर ना हो, दूसरे बच्चों को परेशान ना करें। चाहे हमको इनको इन्वॉल्व कर देना चाहिए, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उन बच्चों को दे देना चाहिए कि इसको बना के दिखाओ तो, समझा के दिखाओ तो। तो वो बच्चे उसको बताने में, क्योंकि वहाँ पे भी वो अपना क्या कर रहे हैं, वो खुद वहाँ पे इन्वॉल्व होके कार्य कर रहे हैं, तो उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ट्राई क्या किया जाता है कि ऐसे बच्चों को, ताकि ये कक्षा में बोर ना हो, चाहे अपनी सुपीरियरिटी ना दिखाएँ, तो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उन बच्चों को सिखाने के लिए इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है? ये दूसरा था। तीसरा बोल रहा है कि विशिष्ट बालकों से शिक्षकों को सबसे अधिक चुनौती मिलती है। उनके सामने अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है? सामान्य बालक हैं, पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जो तेज तर्रार बुद्धि वाले हैं ना, जो बहुत विशिष्ट बालक हैं, वो देखिएगा मास्टर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसपे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएँगे। तो मास्टर के लिए क्या है, ये चुनौती है। या फिर ये तो हम तेज बालक की बात बोले, जो मंद बुद्धि वाले हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो भी एक चुनौती वाला कार्य हो जाता है। अब उनको आप 4, 5, 6 एग्ज़ाम्पल्स देके किसी सरल तरीके से बताएँगे, तब वो बच्चे समझ पाएँगे। उनको किसी दैनिक जीवन से जोड़कर या घरेलू चीज़ों से जोड़कर उनको बताएँगे, तब वो समझ पाएँगे। तो वो भी टीचर्स के लिए क्या होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। या फिर मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखता कम है, ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन बच्चे को दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो वो भी आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है कि उसको कैसे समझाएँ, उसको ये चीज़ टॉपिक कैसे समझ में आए। तो ये टीचर्स के लिए क्या होता है, जितने भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, टीचर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य, चुनौती रख देते हैं सामने, ठीक है? ऐसे बालकों पर शिक्षकों का ध्यान सबसे अधिक होता है, ठीक है? निष्पादन का मतलब हम लोग का क्या होगा, परफॉर्मेंस। तो ऐसे बालकों का परफॉर्मेंस भी टीचर्स ज़्यादा पर फोकस करते हैं। बहुत तेज हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी देखेंगे। बहुत मंद है, तो अब हम उसको जो बताएँ, समझाएँ, वो समझा कि नहीं, उसका आंसर दे पा रहा नहीं, उसका भी हम परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है? जो फिज़िकली, मेंटली जो हैंडीकैप्ड है, उसको हम बताने की कोशिश, जैसे हम जो फिर पहले वाले स्कूल में पढ़ाते थे, उसमें क्लास 7 में एक बालक था ऐसा, जो क्या था, मेंटली जो था वो थोड़ा मंद बुद्धि वाला था। उसको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है? वो कोई भी वर्क हम कुछ डिक्टेट करते थे, वो लिख नहीं पाता, किसी भी क्वेश्चन का आंसर्स नहीं दे पाता था। लेकिन होता है ना, बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके हम क्या बोलते हैं कि जितना हो सके प्रैक्टिकली बच्चों को करवाना चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ को देखकर सुने भी और देखे भी, तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। तो किसी एक टॉपिक पर हम बच्चे को डायग्राम बनाकर फ्लो चार्ट के थ्रू सारा चीज़ बता रहे थे और बार-बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे। तो देखिए, क्योंकि वो तो मंदबुद्धि वाला है, सामान्य बच्चों की तुलना में नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ को हम बार-बार तरीके से बताएँ, समझाया गया, 2-4 एग्ज़ाम्पल्स दिया गया, उस बच्चे को वो चीज़ माइंड में इतने अच्छे से स्टोर हो गया कि जब हम उससे क्वेश्चन किए, तो वो तुरंत उसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे बच्चों के लिए हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ते हैं, किसी दूसरे वे का, सरल तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? नहीं समझ में आए, उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए इस तरह की शिक्षा का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगला बोल रहा है कि ऐसे बालकों पर माता-पिता, अभिभावक अभिभावक होते हैं या सामाजिक संगठनों द्वारा विशेष नज़र रखी जाती है। अट्रैक्शन हो जाता है। बच्चों का ध्यान, बच्चे जो है अपनी तरफ दूसरों का ध्यान अट्रैक्ट कर ही लेंगे, ठीक है? तो माता-पिता भी देखिएगा, उनकी मान लीजिए 2 संतान है, 2 में से एक बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, तो माता-पिता का भी फोकस उसी की तरफ रहेगा। अरे! इसको ये जज करना है, इसको ये डिमांड है, ये पूरा कर देना है, ठीक है? उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका भी फ़ोकस क्या होता है, उन बालकों पर ज़्यादा होता है। क्लास में भी देखिएगा, जो बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं, टीचर्स प्राय उसी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जो कमज़ोर होते हैं, या तो उससे क्वेश्चन करेंगे, जो तेज़ होंगे या तो उससे क्वेश्चन करेंगे। जो बीच में मध्य सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, उनसे क्वेश्चन प्राय कम होता है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेषता। अब ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते कितने प्रकार के हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक सामान्य बालकों से अनेक क्षेत्र में भिन्न होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में, ठीक है? तो इनकी भिन्नता के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला है, देखिए, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक या बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी कि बुद्धि के स्तर पर। पहला बालक जो है,
बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक या बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक हम लोग इसको कहेंगे, बौद्धिक स्तर पर देखा गया। दूसरा बोल रहा है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जिसको शैक्षिक अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, ये है शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। तीसरा है हम लोग का शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, क्या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हाथ पैर में पोलियो मारा हुआ है, ऐसे बालक क्या हो जाएंगे हम लोग का शारीरिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक ये कहलाते हैं। ये तीसरा था। ठीक है, चौथा हो जाएगा समस्या बालक। क्या हो जाएगा चौथा? समस्यात्मक बालक। ऐसे बालक जो दूसरों के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते ही रहते हैं, यह भी हम लोग के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक नहीं आते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? समस्यात्मक बालक। तो टोटल 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या? बौद्धिक क्षेत्र से देखा गया। ठीक है, बुद्धि। ठीक है, तो बौद्धिक दृष्टि से क्या हो जाएगा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखे? शैक्षिक क्षेत्र में देखे गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। इसके बाद शारीरिक क्षेत्र में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक देखे। और चौथा हम लोग क्या देखे? समस्यात्मक बालक, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, सबके लिए जो कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं, वो हो गया हम लोग का समस्यात्मक बालक। अब ये जो 4 भाग है ना, इसमें भी हम लोग के क्या क्या है? अलग अलग पार्ट है। ध्यान से समझिए और सुन के ही इसको ध्यान याद रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले था हम लोग का बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक या बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, जिनका बुद्धि लब्धि क्या है? या तो बहुत हाई है या तो बहुत कम है। सबसे पहला आ जाएगा बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक में आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक। इसको हम लोग कहेंगे गिफ्टेड चाइल्ड। इसको क्या कहेंगे? गिफ्टेड। क्या हुआ? चाय चाय। प्रतिभाशाली बालक को क्या कहते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, इनके पास भगवान कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है, भगवान इसको बहुत बुद्धि दी है। ठीक है, और इसी ग्रुप में आ जाएंगे बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के ही ग्रुप में आ जाएंगे मंद बुद्धि बालक, यानी कि मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड, जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है। 30 के लेवल की बुद्धि हो गई ना, 30 से कम की लेवल की बुद्धि हो गई जिसकी बुद्धि लब्धि, वो सब हम लोग के मंद बुद्धि बालक में आते हैं। तो हम केवल बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक की जिक्र किए, उसमें हम लोग का 2 भाग है। एक है प्रतिभाशाली बालक, जिसको हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, और दूसरा है हम लोग का मंद बुद्धि बालक, जिसको हम लोग मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड कहते हैं। याद रहेगा? हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को 4 भागों में बांटे। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और समस्यात्मक बालक। ठीक है, अब हम लोग पहला जो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो देखे थे, उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है हम लोग का प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड जिसको कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का मंद बुद्धि बालक, जिसको मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, मेंटली रिटायर्ड, जिसको हम लोग अपने शब्दों में पागल कहते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का सीटेट में जिक्र कभी भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, ये था हम लोग का बौद्धिक क्षेत्र में। अब आ रहे हैं शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक में हम लोगों को 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक होता है शैक्षिक रूप से, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा गया, वो बुद्धि के क्षेत्र में देखा गया, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा है। तो तीव्र बालक, यानी कि हम लोग का ऐसे बालक जो बहुत बुद्धि से बहुत तेज है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत पढ़ने में तेज है। ठीक है, वो हो गया। दूसरा हो जाता है हम लोग का पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। और तीसरा हो जाएगा अधिगम अक्षम बालक, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये जो है सब है ना, ये सब हम लोग अधिगम अक्षम बालक में पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन, यानी कि जिसको पढ़ने में अक्षमताएं होती हैं, वो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा नाम क्या बोलेंगे? अधिगम अक्षम बालक, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। अधिगम अक्षम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज को सीखने में जिनमें अक्षमताएं पाई जाती है। जैसे कि ईशान क्या था? फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से वो ठीक था। उसमें क्या थी? उसमें अधिगम और क्षमता थी, लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसमें। ठीक है, समझ में आया?
तो शैक्षिक रूप से क्या कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहले तो तीव्र बालक, जो बहुत तेज के दिमाग है, बहुत तेज दिमाग वाले हैं। दूसरे हैं हम लोग के पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। और तीसरे आ जाएगा अधिगम अक्षम बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड। हो गया? चलिए, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक प्राय आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। शारीरिक दृष्टि से जिनमें कोई ना कोई विकलांगता नजर आती है, फिजिकली एक्सेप्शनल चाइल्ड। इसमें क्या हो जाएंगे? देखिए, फिजिकली एक्सेप्शनल चाइल्ड को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? टोटल 4 भागों में बांटा है। पहला हो जाता है बहरे बालक या कम सुनने वाले बालक। बहरे यानी कि जो पूरी तरह से एकदम सुन ही नहीं सकते हैं, और कम सुनने वाले भी इसी ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? फिजिकली एक्सेप्शनल चाइल्ड में पहला आ जाएगा हम लोग का बहरे बालक या कम सुनने वाले बालक, ये एक ही है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अंधे बालक या दृष्टि विकलांग बालक, इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे? अंधे बालक या दृष्टि विकलांग बालक। ठीक है, तीसरा हो जाएगा वाणी दोष से युक्त बालक या वाणी विकलांग बालक। पहला जो कि बहरे हैं, दूसरा जो कि अंधे हैं, तीसरा जो कि बोल नहीं सकते हैं, वाणी दोष युक्त बालक या फिर वाणी विकलांग बालक। और चौथा एक क्या रह गया? विकलांग बालक या अपंग बालक, क्रिप्ड चाइल्ड, जिनके हाथ पैर पोलियो मारा हुआ रहता है, ऐसे बालक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्रिप्ड चाइल्ड, यानी कि विकलांग बालक या अपंग बालक उसको कहते हैं। ठीक है, तो सब शारीरिक विकलांग में क्या क्या आया? जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, और जो शारीरिक रूप से क्या है? पोलियोग्रस्त हैं, चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण कुछ हो गया, तो वो शारीरिक विकलांग बालक होते हैं। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो सब क्या होंगे? हम लोग के शारीरिक विकलांग बालक के ग्रुप में आएंगे। और लास्ट है हम लोग का समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, ये भी हम लोग के विशिष्ट बालक हैं। इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक। ठीक है, मतलब जिनका सामाजिक स्तर जो है अच्छा नहीं होता है, घर में भी बहुत कलह हो रहा है, आर्थिक रूप से भी बहुत तंगी है, चोरी चकारी करने लगे, लोगों के घर में जाके चोरी करने लगे, मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे, ऐसे बालक समाज के लिए क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है, संवेगात्मक असंतुलित बालक, जिनका संवेग जो है उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, गुस्सा आता है तो गुस्से में कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, किसी को मार देंगे, पीट देंगे, गाली दे देंगे, है वो नॉर्मल, लेकिन उनका अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं होता है। जैसे कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, अभी उसकी शादी हो गई, मतलब जब उसको गुस्सा आता था ना, तो वो लड़की को कंट्रोल नहीं होता था अपने गुस्से पे, वो अपने माँ को, पापा को, भाई को, बहन को, हर किसी को गाली देती, और इतना गंदा गंदा गाली देती, और खूब चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले में सबको सुनाई दिया। ठीक है, हमारे घर में भी है एक संवेगी का संतुलित बालक, जो बहुत परेशान करके रखी है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, समाज के सामने किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो बस बड़बड़ बड़बड़ बोलते जाते हैं, ये सब भी क्या होते हैं? समाज के लिए समस्यात्मक बालक होते हैं। और तीसरे हो गए हम लोग के अपराधी बालक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपराधी बालक, जो कि किसी ना किसी समस्या के कारण, शारीरिक ये आर्थिक तंगी के कारण या समाज के कलह के कारण क्या होते हैं? अपराध करने लगते हैं, चोरी करने लगे, हत्याएं करने लगे, ठीक है, किडनैपिंग करने लगे, तो ये सारे बालक जो है हम लोग के अपराधी बालक की श्रेणी में आएंगे। आया समझ में? जी मैम। सबसे पहले तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कितने भागों में बांटा गया? 4। पहले बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, और समस्यात्मक बालक, ये था। अब वो पहला था बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से? एक तो प्रतिभाशाली बालक, उसको गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे, और एक मंद बुद्धि वाले बालक, मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड। ओके, दूसरा हम लोग क्या देखे थे? शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक में 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले तो एकदम तीव्र बुद्धि है, कि बुद्धि उपलब्धि बहुत तेज है, ठीक है, जो 80-90 के लेवल को भी क्रॉस कर रही है, वो हो गए तीव्र बालक। दूसरा आ जाएगा हम लोग का कौन से बालक? बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, पिछड़े बालक।
ठीक है, वो आ जाएंगे। और तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, अधिगम अक्षम बालक, यानी कि जिसमें हर चीज शारीरिक मानसिक हर चीज सही है, लेकिन अक्षरों को पहचानने में उसको क्या होती है, कमियां हैं उसमें, तो उसको कहते हैं अधिगम अक्षम बालक। ठीक है, दो जाने। तीसरा हम लोग का क्या था, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक में आ जाएंगे हम लोग के दृष्टिबाधित बालक। ठीक है, या क्या हो जाएगा, हाँ, एक तो होता है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक, या फिर क्या होगा एक तो हम लोग का आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चश्मा उस्मा का प्रयोग करके बालक देख सकता है, और एक जो है पूरी तरह से अंधा है, दृष्टिबाधित बालक आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग के गूंगे या बहरे बालक आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का और कौन कौन सा आ जाएगा, बहरे या कम सुनने वाले बालक आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा वाणी दोष युक्त बालक या वाणी विकलांग बालक आ जाएगा, और एक हो जाएगा जो शारीरिक रूप से विकलांग या अपंग बालक को अपंग बालक भी कहते हैं, क्रिप्ट चाइल्ड कहेंगे। ओके, और समस्यात्मक बालक में हम लोग आ जाएगा सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक आ जाएगा, या फिर सांवेगिक असंतुलित बालक आ जाएगा, या फिर अपराधी बालक आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? जी मैम। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे ईवीएस का क्वेश्चन पूछे? अच्छा देखिए, कल मेरा स्कूल लास्ट डे है, हम आपके सर से बात करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। 2 बार क्लास करेंगे आप लोग, दिन में 2 बार क्लास करेंगे? हाँ ठीक है, हम पहले आपके सर से बात करते हैं। उस दिन संडे का हम टाइम मांगे तो संडे तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है और एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। जी मैम, एक दो दो ले लीजिए ना, एक तरफ से जनरल। एक तरफ से हम चाह रहे हैं कि दिन में जो हम लें वो ईवीएस आप लोग का कंप्लीट करवाएं, ठीक है, और शाम में जो ले उसमें सीडीपी कंप्लीट करवाएं। जी मैम। तो ईवीएस जो है हम लोग का, मैम हाँ कॉलेज रहता है। कॉलेज आप लोग का रहता है कि अभी आप लोग को विंटर वेकेशन नहीं मिलेगा? विंटर वेकेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा मैम 24 से। मिलेगा ना 24 से? ठीक है, तो मेरा 22 से मिल रहा है, आप लोग को 24 से मिलेगा। 2 दिन के बाद पहले हम बात तो कर ले, एग्री होंगे तब तो हम लोग दिन में ईवीएस का क्लास ले लेंगे, ईवीएस भी कंप्लीट होते रहेगा, और शाम में हम लोग सीडीपी का क्लास ले लेंगे। यहाँ पे सीडीपी ईवीएस हम लोग का ज्यादा नहीं है, ईवीएस अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैथ भी स्टार्ट करना है। हम बात करेंगे, आपको नहीं बात करने देंगे, इस बार हम डायरेक्ट बात। चलिए, अब ज्योति जी का डिमांड है कि ईवीएस से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए ईवीएस से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए हम आप लोग को थोड़ा और, देखिए मेरा टोटो नहीं आया है, आ गया? ठीक है, चलिए एक नोट है उसको पहले जानिए। देखिए, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही भिन्नता है, कुछ कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा भिन्नताएं हैं। अब वो बच्चा देख भी नहीं सकता है अच्छे से, या शारीरिक रूप से विकलांग भी है, 2 भिन्नताएं हो गई बच्चों में। तो कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक क्या होती है, शारीरिक अक्षमताएं होती हैं। एक विकलांग बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, जैसे कि ईशान में प्रतिभा भी था, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत अच्छा करता था, लेकिन उसमें एक अक्षमता क्या थी कि वह बालक जो है अक्षरों को, अधिगम अक्षमता थी, वह बालक अक्षरों को पहचान नहीं पाता था। तो एक से ज्यादा, यानी कि उसमें कुछ ऐसे भी गुण थे जो कि उसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जिसके कारण वो कम आंका जाता था। ठीक है, तो 2 तरह की अक्षमताएं एक ही बालक में नजर आई, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो भिन्न प्रकार के विशेषताएं बालक को के लिए अलग अलग प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। अब कोई बालक जो है शारीरिक रूप से भी विकलांग है,
ठीक है, बच्चा तोतला भी है, प्लस साथ में बच्चे में सुनने की भी क्षमता कम है, एक से कई सारे उसमें बाधाएं आ गई। तो हमको उसके हर एक समस्या का समाधान करके उसको आगे एजुकेशन देना है, ठीक है, हर एक चीज का प्रावधान करना है। तो देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि यहाँ एक बात का उल्लेखन करना उचित है होगा कि अक्षमता यानी कि डिसएबिलिटी जो होती है किसी बालक बालिका की पसंद नहीं होती है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे अंदर कोई डिसएबिलिटी आए, कोई अक्षमताएं आए, बल्कि बाध्यता होती है, ठीक है। जन्मजात कारणों या फिर दुर्घटना, दोषपूर्ण चिकित्सा या फिर अनुचित माहौल जैसे कारणों से नकारात्मक प्रकार की विशिष्टता बालक बालिकाओं में जुड़ने के लिए विवश हो जाती है। किसी बालक में जन्म के दौरान हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट के दौरान हो गया, किसी का घर में बहुत ज्यादा कलह है, बहुत ज्यादा टेंशन है, उसके कारण बालक डिप्रेशन में चला गया, मेंटली रिटायर्ड हो गया, ठीक है, या फिर कहीं डॉक्टरों की गलत इलाज की वजह से बच्चा इस प्रकार के रोग से ग्रस्त हो गया। तो ये सारी वजह से हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना तो इन परिस्थितियों पर इनका कोई नियंत्रण ही होता है और ना ही कोई चाहता ही है। तो अक्षमता या विकलांगता संयोगवश ही किसी बालक के लिए अभिशाप बन जाता है, ठीक है। तो इसके प्रति उचित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। यही कारण है कि अब ऐसे बालकों को डिफरेंटली एबल चाइल्ड यानी कि दिव्यांग बालक, कभी भी आप इनको अरे बहरा, अरे लंगड़ा ऐसे करके कभी किसी शब्द को नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, मोदी जी की है। विकलांग बोलने से उनमें अहीनता की भावना आती है कि हम लोगों में कुछ मतलब क्या है, कमियां है, इसलिए हमको विकलांग बोला जाता है। तो मोदी जी ने इसको चेंज करके विकलांग से क्या किया, दिव्यांग बालक कर दिया, ठीक है। तो इनके लिए डिफरेंटली एबल चिल्ड्रंस यानी कि दिव्यांग बालक कहा जाता है इनको। तो जब भी हम लोग सीटेट में इसका जिक्र करेंगे तो क्या बोलेंगे, इनको दिव्यांग बालक बोलेंगे, विकलांग बालक नहीं बोलेंगे, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बोल सकते हैं, या फिर दिव्यांग बालक बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्लास हम लोग कर लेते हैं, हम बताएंगे। 24 तारीख से आप लोग का विंटर वैकेशन हो रहा है ना, जनवरी अब तो खुलेगा, तो जनवरी में खुलेगा, 2 या 3 को खुलेगा, है ना। तो हम बात करके बताते हैं, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ करें। जी थैंक यू मैम।